जो अपने कस्टमर्स को निराश नहीं करती उसे स्विफ्ट कहते हैं। लेकिन 2024 स्विफ्ट में बहुत चेंजेस आ गए हैं। यह 3 सिलेंडर इंजन के साथ है, तो क्या पहाड़ों पर चढ़ पाएगी? क्या यह फ्यूल एफिशिएंसी दे पाएगा? वाइब्रेशन होंगे? नॉइज तो नहीं होगी? सेफ्टी इंप्रूव हुई है या नहीं? सब जानते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करें इसके लुक्स की, फिर इंटीरियर और ड्राइव में सारी बातें हो जाएंगी और कंक्लूजन में आपको पता चल जाएगा सब बेहतर है या नहीं सेफ्टी के साथ में। ये बोनट को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कैप ला के रख दी गई हो पूरी बॉडी के ऊपर, और ये हिस्सा हमेशा लोगों को लगता है खुला हुआ है जबकि यह प्रॉपर बंद है। यहाँ पर बड़ी ग्रिल मिलती है, ब्लैक कलर की है। सडनली कोई क्रोम का इंतजाम नहीं है, मगर ये हाउसिंग जो कि हेडलैम्प की है वह ऊपर से लगी हुई और भीतर आपको कंप्लीट ब्लैक आउट एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं DRLs के साथ में। नीचे आपको फॉग लैम्प भी दे रखे गए हैं और डिजाइन पुरानी स्विफ्ट जैसे ही लगता है, बहुत मामूली से चेंज के साथ। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको यहाँ मिल रहे हैं 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स 185/65 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ। देखने में बदले हुए नजर आते हैं और मुझे अच्छे भी लग रहे हैं, मगर अगर हम बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, वह 163 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस दबती नहीं है, भले सुनने में कम लगती हो। यहाँ पर ORVM में ही आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, डुअल टोन बॉडी के साथ में दिया हुआ है और रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है। पीछे का डोर हैंडल भी यहाँ पर आ गया है, मगर यह गाड़ी अभी भी हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म के 5th जनरेशन में पहुँच गई है। 5th जनरेशन का मतलब है कि इसके हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर हाई स्ट्रेंथ स्टील का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, शायद बेहतर क्रैश टेस्ट रेटिंग लाने के लिए। वो भी बात करेंगे सेफ्टी वाले हिस्से में। मुझे इस कार में सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग इसका रियर प्रोफाइल लगता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये बम्पर और इसके ये डिजाइन एलिमेंट जो हैं, जो नंबर प्लेट के लिए एक्सक्लूसिव बने हैं, अच्छे लग रहे हैं। ऊपर से ये एलिमेंट भी काफ़ी गुड लुकिंग है और इस पर 4 पार्किंग सेंसर्स दे रखे गए, यानी यहाँ कंजूसी नहीं। कैमरा भी मिल जाता है आपको, स्विफ्ट की बैजिंग। मगर इस हाउसिंग वाले टेल लैंप में आपको डिफ्यूज्ड LED के रियर लाइटिंग मिलती है। साथ ही आपको LED पार्किंग ब्रेक और इंडिकेटर नॉर्मल वाला मिल जाता है। सभी काम के फीचर्स हैं, एंटीना, नॉर्मल, वॉशर जेट, डिफॉगर, वाइपर यहाँ पर मिल जा रहा है, यानी देखने में अच्छी लग रही है और ज़रूरत की सभी चीज़ें इस वेरिएंट के साथ आती हैं। मगर बूट स्पेस की बात आए, 265 लीटर का यह बूट स्पेस है। इसमें आप आसानी से 3 चेक इन बैग रख सकते हैं, वो भी छोटी साइज के, और 2 बैग भी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 2 मीडियम चेक इन साइज बैग और 2 बैग रख सकते हैं। बूट लिप लगभग 8 से 9 इंच का है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। उठाने में भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल वेल पैक्ड, वेल कवर्ड है। 60/40 स्प्लिट सीट चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर के साथ है, यानी सामान और ज़्यादा रखना हो तो भी इंतजाम मौजूद है। एक फैमिली आउटिंग के लिए बेस्ट। शायद यही रीजन है कि स्विफ्ट अभी भी लोगों के लिए टेम्पटेटिंग ऑफर बनती है। नया 3 सिलेंडर इंजन है, तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका था पहाड़ों पर चढ़ जाओ, और हम भी इसे लेकर आ गए नंदी हिल्स के ऊपर। अब वापस लौट रहे हैं, यानी एक्सपीरियंस पूरा हो गया शहर में चलने का, हाईवे पे चलने का और पहाड़ों पे चलने का। अब आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी कमियां भी और अच्छाइयाँ भी। पहले विजिबिलिटी। मैं पहाड़ों पे आया हूँ तो विजिबिलिटी बहुत मायने रखती है और बहुत अच्छी है, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी है, कोई कंप्लेंट नहीं। 9 आउट ऑफ 10। हाँ, 360 कैमरा होता तो और मज़ा आ जाता, वो मिसिंग है। अब आपसे बात कर लो इसके एर्गोनॉमिक वाइज, सब कुछ रीच में है, कोई दिक्कत नहीं, और सब अच्छे से काम भी कर रहे हैं सारे स्विचेस वगैरह, चाहे वो AC कंट्रोल्स के हों जो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में है, और इसकी कूलिंग
बड़ी शानदार है। और बेंगलोर में उतना अच्छा गर्म नहीं है, लेकिन जो भी मौसम है उस हिसाब से मुझे किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट यहाँ पर नहीं है। अब आपसे बात कर लूँ इसके म्यूजिक सिस्टम की। आँख में इसका म्यूजिक एकॉस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है आपको इस 9 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ। इसका टच रिस्पॉन्स अच्छा है। साइज 9 इंच बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, लेकिन इसके बेजल्स इतने मोटे मोटे बना दिए गए हैं जिसकी वजह से यह छोटी सी नजर आती है। अब यहाँ पर हम बात करें छोटे से डिजिटल स्क्रीन की जो 4.2 इंच का है, उस पर नेविगेशंस के भी ऑप्शन दिख जाते हैं, एवरेज के भी ऑप्शंस दिख जाते हैं और टॉर्क पावर की भी फिगर मिल जाती है। ओवरऑल अच्छी इंफॉर्मेशन है और इसे आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। सीट्स हमेशा की तरह बहुत कंफर्टेबल है, कोई कंप्लेंट नहीं सीट्स की कंफर्ट को लेकर। कपड़े की बने सीटें वैसे भी अच्छी रहती है इंडियन वेदर में, ऊपर से ये सीटें रियली काफ़ी कुशनी है। अब बात करें आपसे इसकी राइड क्वालिटी की। सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी है, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी है। मैं ख़राब रास्तों पे भी था थोड़ा सा, अच्छे रास्तों पे भी, ट्विस्टी रोड्स पर भी, और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं कहूँ तो इसे 9 मार्क्स राइड क्वालिटी के लिए दिए जा सकते हैं। हैंडलिंग मेरे लिए तो ठीक ठीक है, क्योंकि स्टीयरिंग थोड़ा सा टाइटर है, सिटी में लाइट ड्राइविंग कंडीशन में टाइट है, और जो पहाड़ों पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है। लेकिन शहर की ड्राइव में लोगों को थोड़ा सा टाइट महसूस होगा, क्योंकि इंडियंस का नेचर है कि वो लाइट स्टीयरिंग बड़ी पसंद करते हैं। भले वो अनसेफ होती है लेकिन उन्हें पसंद करते हैं। हो सकता है उनको लगे कि थोड़ा स्टीयरिंग और लाइट होना चाहिए था। हैंडलिंग में यही सबसे बड़ा बात मुझे कहनी थी। हालांकि डेड इसमें भी है और थोड़ा सा फील होता है। मैं इस समय हिल्स से उतर रहा हूँ और इसलिए उसे ज़्यादा आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा डेड स्पॉट बीच में है इसके साथ। हाँ, एक चीज़ और भी है, जैसे कि लोग कहते हैं स्टीयरिंग वापस आता है कि नहीं, तो स्टीयरिंग कुछ कंडीशन में वापस आता है। और मुझे ड्राइव करते से पहाड़ों पे जिगजैग होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा आसानी से मुझे एक्सपीरियंस देखो वापस आ गया अपने आप। तो ये चीज़ें होती हैं इसके साथ कि कुछ खास कंडीशन में ये वापस आता है। तो ये भी उतना बड़ा इशू नहीं रह गया है इस समय, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। देखिए अपने आप सीधा हो रहा है। ये चीज़ें हैं इसके साथ कि ये अब पहले से ज़्यादा बेहतर कर रहा है। यानी स्टीयरिंग को मैं दूंगा 8 मार्क्स, और बेहतर हो सकती थी अगर बीच में डेड स्पॉट नहीं होता तो, लेकिन वो डेड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है दूसरे कई मैन्युफैक्चरर्स की तरह से, इसीलिए 8। अब आपसे बात करता हूँ जिसके लिए मैं इस कार को रिव्यू करूँगा। इंजन है तो 3 सिलेंडर इंजन, मगर सच में यह काफ़ी रिफाइंड है। इतना रिफाइंड है कि आपको इसकी नॉइज़ बाहर भले सुनाई दे लेकिन वाइब्रेशन नहीं आती है, और चलाते समय भी आपको परफॉर्मेंस में कोई तरह की दिक्कत महसूस नहीं होगी, चाहे आप चढ़ाई वाले हिस्से पर क्यों ना जाएं। चलिए ड्राइव में ही बात करते हैं, क्योंकि यह पावर देता है 82 PS की, और जबकि टॉर्क मिलता है 112 Nm का। टॉर्क कम भले है, लेकिन क्या वो शुरुआत में परफॉर्म करने में हेल्प करता है या केवल एवरेज का ही खेल है, सब जानते हैं। देखिए है ही 3 सिलेंडर, तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन 3 सिलेंडर की सबसे बड़ी कमी क्या मानी जाती थी, हालांकि वो ओल्ड स्कूल जो लोग थ्योरी पे जाते हैं वो लोग मानते हैं। मॉडर्न इंजीनियरिंग जो जानते हैं वो जब पता है कि 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर से अब फर्क नहीं पड़ता अगर बैलेंसिंग कंपनी अच्छे से कर लेती है अपने इंजन की। और यहाँ पर सुजुकी ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसने इस इंजन को इतना बेहतरीन ढंग से बैलेंस किया है कि केबिन के भीतर चढ़ाई चढ़ते समय जब हम पहले और दूसरे गियर में ड्राइव कर रहे थे, हाँ बाय द वे आपको बताऊंगा ये AMT है, तब भी यह गाड़ी उतना नॉइज़ भीतर नहीं दे रही थी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आई जब बिल्कुल हाई लेवल की चढ़ाई थी और मुझे टर्न भी लेना था, और इसने अपने आप को सेकंड से फर्स्ट गियर में शिफ्ट किया, तब इंजन नॉइज़ जब RPM बढ़ के
5000 पहुंचे तब जरूर हमें थोड़ा सा सुनाई दिया है। यानी इंजन वाइब्रेशन हार्शनेस जब तक आप एक्सट्रीम लेवल पर लेकर नहीं जाएंगे, मतलब उसका गला नहीं दबाएंगे, तब तक वो चीखेगा नहीं। यानी ये भी वेल इन कंट्रोल है। मतलब जो लोग 3 सिलेंडर इंजन को लेकर डर रहे थे उनसे कहूंगा बातें बनाना बंद करो, जाके खुद टेस्ट ड्राइव करो। ये वैसा बिल्कुल नहीं है, उससे बहुत बेहतर है उम्मीदों से। और ऊपर से अगर आपसे मैं बात करूं गियर बॉक्स की, तो मैं चला रहा हूं AMT। AMT नोटोरियस होते हैं अपने लैग के लिए, मगर ये भी उतना ही सच है कि मारुति ने मैग्नेटी मराली जो एक्चुअल में इसका मैन्युफैक्चर है उसमें मारुति का शेयर है, उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली है इसको ट्यून करने के मामले में कि नॉर्मल सिटी ड्राइव में आपको यह परेशान नहीं करता। मुझे हिल्स की चढ़ाई में जो इसने थोड़ा सा लैग दिया है, लेकिन वो बहुत खास कंडीशंस होती हैं, आप जानते हो, वो नॉर्मल ड्राइविंग नहीं होती है। नॉर्मल ड्राइविंग में इसने बिल्कुल भी लैग नहीं फील करा है। यानी कई कंपनियों के DCT और उनके जैसा ही इसने फील कराने की कोशिश की है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, कोशिश की है। वैसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन कोशिश की है, और कोशिश के लिए ही मैं इसे अच्छे मार्क्स दूंगा। यानी स्मूथ ड्राइव, इन सब चीज़ों के लिए यह गियर बॉक्स रियली अच्छा है, और मैं इसे दूंगा 8 मार्क्स। मगर जिस चीज़ के लिए मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ वो है इसका एक्सेलेरेटर पैडल। ये पैडल थोड़ा ज़्यादा ताकत मांगता है जब आपको थ्रॉटल देना हो। यानी वो स्मूथनेस जो मारुति के अधिकतर इंजनों में रही है कि जैसे ही आप पैर दबाते हैं वो पैर एकदम से दब जाता है, वैसा इसमें नहीं है। यहाँ आपको थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ती है, जो थोड़ा सा अनयूजुअल है, कम से कम मारुति की कारों से, और वो मैंने नोटिस भी किया है। रियर सीट में स्पेस की बात आए तो नी रूम ठीक है और लेग रूम भी बहुत अच्छा है। बस अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा और बेहतर हो जाता तो मज़ा आ जाता। सैडली नहीं है। हाँ, आपको हेडरूम में कोई शिकायत नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन केवल 2, कोई आर्मरेस्ट भी मौजूद नहीं है। हाँ, तीनों 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूर मिल जाती है आपको। रियर AC वेंट मिलते हैं, एक टाइप C USB पोर्ट और एक नॉर्मल USB पोर्ट मिल जाता है। ग्लास एरिया अच्छा है, हालांकि मुझे यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट बैठना पड़ रहा है। अगर मैं थोड़ा कोजी होकर बैठता हूँ तो उतनी जगह नहीं मिलती है, मगर मैंने इस सीट को अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। ओवरऑल ठीक है। 3 लोगों के बैठने की बात आएगी तो 2 एडल्ट, 1 किड आसानी से बैठ सकते हैं। 3 एडल्ट बैठ सकते हैं, बस कंधे एक दूसरे से टच होंगे। एक और चीज़ है, साइड में भी कोई खास बोस्टरिंग का इंतजाम नहीं किया गया है, ये थोड़ा चौंकाता है। हालांकि रूफ लाइनिंग लाइट ग्रे कलर में है, मगर अगर निटेड होती तो मुझे क्वालिटी का एहसास भी भीतर हो जाता। 6 एयर बैग आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा इस कार में सेफ्टी के तौर पर ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के ऑप्शन, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स भी आपको दिए गए हैं, जो कि बेहतर क्रैश टेस्ट रेटिंग लाने में हेल्प करे। इसलिए इन्होंने अपने हार्टेक प्लेटफॉर्म में भी हाई स्ट्रेंथ स्टील का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। सेफ्टी फीचर्स तो अच्छी रेटिंग लाने के हिसाब से दिए गए हैं, मगर क्रैश टेस्ट रेटिंग क्या आती है ये डिपेंड करेगा कि कौन सी एजेंसी उसका क्रैश टेस्ट कर रही है। ओवरऑल उम्मीद है कि अच्छी रेटिंग ला सकती है, क्योंकि जापान NCAP में ऑलरेडी इसे 4 स्टार मिल चुके हैं। वो भी यही सेफ्टी पैक के साथ ही आ रही थी। बस वहाँ पे एडास मिलता है, लेकिन उस एडास के लिए अलग सिस्टम है, उसका क्रैश टेस्ट से सीधा लेना देना नहीं है। ब्रेक्स बहुत अच्छे, कोई कंप्लेन नहीं। पहाड़ी चढ़ाई पे भी और वापस लौटते समय भी, और हाईवे पर और सिटी में, तीनों कंडीशन में जो हमने ड्राइव की उस हिसाब से इसने ब्रेक्स में जरा सा भी परेशान नहीं किया। यानी सेफ्टी के मामले में ब्रेक्स सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं एक्सीडेंट बचाने में, और वहाँ पर ब्रेक्स इसके अच्छे हैं।
हालांकि मैं चाहता था कि इसमें भी अब पीछे भी डिस्क ब्रेक दे दिया जाए। अफसोस मारुति ने सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन कंप्लेंट नहीं है। फ्यूल इफिशिएंसी, जब सिटी में चला रहा था तो ये गाड़ी मुझे 16 से 18 की फ्यूल इफिशिएंसी दे रही थी, और जो मेरी नज़र में बहुत अच्छी फ्यूल इफिशिएंसी है। बेंगलोर में ट्रैफिक थोड़ा रहता है, और उस हिसाब से मैं कहूँगा तो ये फ्यूल इफिशिएंसी अच्छी थी। अगर आप हाईवे पे से ड्राइव करते हैं और इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, क्रूज़ पर 80 की स्पीड पे अगर आप ड्राइव करेंगे तो ये आपको आसानी से 24 से लेकर 26 की एवरेज दे सकती है। अगर आप कार में 3 लोगों के साथ ड्राइव करते हैं और 80 की स्पीड पे जाते हैं और सीधा एक्सप्रेसवे, जैसा आजकल नॉर्थ इंडिया के एक्सप्रेसवे है, अगर आप उन पे चलाते हैं तो बड़ी आसानी से ये आपको 24 से 26 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देगी। और अगर आप 100 की स्पीड का एवरेज मेंटेन करते हैं तो यह आपको 21-22 की फ्यूल एफिशिएंसी बड़ी आसानी से देगी आपको। यानी फ्यूल एफिशिएंसी जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे घटती चली जाएगी, क्योंकि यह 5 स्पीड गियर बॉक्स है और ऊपर से ज़्यादा आरपीएम पे जाते समय इसमें थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी घट रही है रेगुलर प्रैक्टिस से ज़्यादा। यानी अच्छी स्पीड पे चलाने पर ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है पुराने 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले। अब बात करें इसके फील कैसा है सेफ्टी और सॉलिड कार के मामले में, तो देखिए ये सारा प्लास्टिक का मटेरियल जिस ढंग से डिजाइन हुआ, जिस ढंग से फिट किया है, उसकी बिल्ट बहुत अच्छी है। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में आने वाली कई गाड़ियां जिनकी 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग, 4 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग है, उनसे ज़्यादा बेहतर बिल्ट है इसकी। मारुति ने सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आपको लगेगा कि यार बदली तो है, इन्होंने बदलाव तो दिखाए हैं, यानी पहले से इम्प्रूवमेंट दिखती है, कम से कम बिल्ड के मामले में। बाकी चीज़ों में मुझे कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। अब क्रैश टेस्ट रेटिंग जब आएगी तब उसके बारे में हम बात कर लेंगे। मुझे हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत बुरी क्रैश टेस्ट रेटिंग की उम्मीद इसके साथ नहीं है, क्योंकि जापान NCAP ने ऑलरेडी 4 स्टार दे दिए थे, तो उससे ये पता चल गया था कि उतनी प्रॉब्लम नहीं रह गई है कम से कम अब इस कार के साथ। तो होपफुली ये अच्छे मार्क्स ला सकती है। बाकी बातें करते हैं फिर कंक्लूजन में। थोड़ी महंगी लग रही है, लगभग 20-30 हज़ार रुपये इसकी कीमत और कम होनी चाहिए थी। फ्यूल एफिशिएंसी भरपाई कर देती है, कार में फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, कम से कम सेफ्टी के फीचर्स तो मिलते हैं। क्रैश टेस्ट रेटिंग हालांकि अभी तक नहीं आई है। ओवरऑल मुझे एक अच्छा पैकेज लगती है, जैसा कि हमेशा थी, और शायद इसीलिए कार गुरु ने अपने पिछली जनरेशन वाले स्विफ्ट के वीडियो में कहा था, अगर एवरेज चाहिए स्विफ्ट ले लो, अगर रीसेल चाहिए स्विफ्ट ले लो, अगर आपको नो नॉनसेंस प्रोडक्ट चाहिए स्विफ्ट ले लो, और अगर आपको पीस ऑफ माइंड सस्ती मेंटेनेंस चाहिए तो स्विफ्ट ले लो। वो शायद यहाँ भी कारगर साबित होगा। आपकी क्या ओपिनियन है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिएगा। कुछ कमियां तो इस कार में भी रह ही गई हैं, और वह नॉर्मल भी है, क्योंकि कोई भी कार 100% परफेक्ट नहीं होती है। फेसबुक पे देखा है मेरे पेज को लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार कार के साथ या SUV के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।